हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी थी। ये वीडियो यूपीएससी, यूजीसी नेट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बड़ी रेलिवेंट वीडियो है। सो लेट्स बिगिन। आई प्रिपेयर्ड दिस लेक्चर फ्रॉम द सतीश चंद्रास मेडिवल इंडिया पार्ट 1। सो लेट्स बिगिन। दिस इज लिटिल बिट आउट मी। सो स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक थी? 1206 से लेकर के 1219 तक। ये ध्यान रखना हमें, ये ब्रॉड क्रोनोलॉजी है इसकी। और जो स्लेव डायनेस्टी थी उसके बैकग्राउंड को उसका बैकग्राउंड आपको क्लियर होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरह से अरब्स ने कोशिश की थी इंडिया में अपने रूल को एस्टेब्लिश करने की, लेकिन वो फेल हो गए थे। इसके बाद टर्किस, जैसे कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, इन लोगों ने इंडिया को इन्वेड किया। और मोहम्मद जो गौरी थे, उन्होंने इंडिया में अपने रूल को एस्टेब्लिश किया। और इस तरह से इंडिया में फर्स्ट टर्किश स्टेट को एस्टेब्लिश किया गया। टर्किश रूल, या आप कह सकते हैं मुस्लिम रूल को फर्स्ट टाइम इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया। तो वो मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया। एंड उसी के रूप में हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत एक सल्तनत थी। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सल्तनत क्या होती है और किस तरह से सल्तनत एक एम्पायर या किंगडम से अलग होती है। तो बेसिकली किंगडम वो जगह आती है, वो एक स्टेट होता है जहाँ पे किंग रूल कर रहा होता है। लेकिन सल्तनत जो होती है वो किंगडम जैसी होती है, लेकिन इससे काफ़ी अलग होती है। एक सल्तनत में एक सुल्तान रूल कर रहा होता है, और एक सुल्तान जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है खलीफा का। खलीफा बेसिकली एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल हेड होते हैं पूरे इस्लामिक किंगडम के। और ये अगर आपने अरब वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो यहाँ पे जो हम फर्स्ट डायनेस्टी देखेंगे, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? स्लेव डायनेस्टी। और इसका क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, 1206 से लेकर के 1219 तक। एंड ये कोई सिंगल डायनेस्टी नहीं थी, बल्कि इसमें 3 अलग अलग डायनेस्टी थी। ब्रॉडली हम देखें तो पहली कुतबी डायनेस्टी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया था। और इसमें ज़्यादा रूलर्स नहीं थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स के कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं। उसके बाद शमसी डायनेस्टी थी, जो कि इल्तुतमिश ने फाउंड की थी। उसके बाद बलबनी डायनेस्टी, जो कि बलबन ने फाउंड की थी। तो बेसिकली 3 डायनेस्टी से जिनको कलेक्टिवली बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो स्लेव टर्म है ये अप्रोप्रिएट नहीं है इस डायनेस्टी को कि मतलब डायनेस्टी के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करना, स्लेव शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो स्लेव डायनेस्टी थी वो कोई एक सिंगल डायनेस्टी नहीं थी, तो उसे स्लेव डायनेस्टी बोलना गलत है। जैसे कि हमने देखा इस स्लेव डायनेस्टी में भी 3 डायनेस्टीज थी, कुतबी डायनेस्टी, शमशी डायनेस्टी और बलबनी डायनेस्टी। और दूसरी वजह ये है कि ये जो स्लेव डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी इसलिए भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसके जो रूलर्स थे वो स्लेव्स नहीं थे। खासतौर से तब तो बिल्कुल नहीं जब वो रूलर बने। यानी कि आप कह सकते हैं जो सुल्तान से स्लेव डायनेस्टी के, वो कोई कोई स्लेव्स नहीं थे। हालांकि वो पहले स्लेव्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्हें मैन्यूमिशन मिल गया था, जिसका मतलब है कि उन्हें जो स्लेवरी थी उससे फॉर्मली आज़ादी मिल चुकी थी, इसलिए वो कोई स्लेव नहीं थे। तो हम उन्हें स्लेव नहीं बोल सकते और ना ही डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी बोल सकते हैं। और आई एम अज्यूमिंग कि आपको डायनेस्टी क्लियर होगा। डायनेस्टी क्या होती है? तो डायनेस्टी बेसिकली एक डिसेंडेंट्स, एक किंग है, उसके जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो सब एक ही डायनेस्टी में आते हैं। एनीवे, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, द कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने रूल किया 1206 से लेकर के 1210 तक। सो 1206 से 1210 तक इनका शासन रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जाने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन के लिए। हालांकि हम देख चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडेशन था वो, या पूरा दिल्ली सल्तनत की जो नींव रखी थी, मोहम्मद गौरी ने रखी थी, क्योंकि उन्होंने फतह किया था दिल्ली को। लेकिन जो फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, या दिल्ली के ख़ास तौर से कह सकते हैं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो फॉर्मली कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। और फिर एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है हमें कि दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है। तो सल्तनत का मतलब हम देख चुके हैं, एक किंगडम जो कि रिप्रेजेंट करता है खलीफा को। यानी कि सुल्तान जो होगा वो खलीफा से नीचे होगा।
तो यानी कि ये एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन है इस्लामिक एम्पायर का। तो सबसे ऊपर एक खलीफा होगा जो कि स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल हेड होगा पूरे इस्लामिक एम्पायर का, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। और वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेगा, कुछ कुछ जैसे इंडिया में उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स थे। बाकी जगह पे जैसे मान लीजिए चंगेज़ खान मंगोल एम्पायर या कोई चाइना में या टर्किश एम्पायर हो गया, वो सब उनके सबऑर्डिनेट्स होंगे एक तरह से। एनीवे सो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो हम देख चुके हैं, वो फाउंडर थे, फॉर्मल एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया फॉर्मली। एंड उनको वो कोई स्लेव नहीं थे, हालांकि शुरुआत में वो स्लेव थे क्योंकि उनको ख़रीदा गया था एंड मोहम्मद गौरी ने उनको ख़रीदा एज अ स्लेव, लेकिन बाद में उनको उनका मैन्यूमिशन मिल गया जिसके हिसाब से उनको उनकी स्लेवरी से फॉर्मली आज़ादी मिल गई और वो स्लेव नहीं रहे। तो जब उन्होंने अपना थ्रोन असेंड किया तब वो स्लेव नहीं थे। और साथ ही में उनको एक चार्टर भी इशू किया गया जिसमें उनको ये राइट मिला कि वो हिंदुस्तान में रूल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हिंदुस्तान को फतेह तो मोहम्मद गौरी ने किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने ही अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजा कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में, और उन्होंने दिल्ली पे रूल किया इस तरह से। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे। पहला, जो कि सतीश चंद्रा अपनी बुक मेडिवल इंडिया में बताते हैं, पहला चैलेंज जो था वो राजपूत स्टेट्स का वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन करने का था, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत थी एक तरह से फर्स्ट मुस्लिम रूल था इंडिया में। तो इस फर्स्ट मुस्लिम रूल से पहले दिल्ली में और उसके आसपास के राजस्थान और हरियाणा के जो क्षेत्र थे वहाँ पर राजपूत का रूल हुआ करता था। तो राजपूत के हाथ से जब सत्ता छिन गई इस्लाम और मुस्लिम्स के आ जाने के बाद, तो वो वापस से चाहते थे कि इस थ्रेट को काउंटर किया जाए और वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन किया जाए। तो ये टर्किश एम्पायर या आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था। दूसरा कि उनके खुद की ही टर्किश जो नोबिलिटी थी, उनके खुद के ऑफिशियल्स थे, वो उनमें बड़ा बिखराव था, वो उनमें फैक्शनलिज्म था, वो बिखरे हुए थे। वो इस वजह से क्योंकि वो एथनिसिटी के बेसिस पे अलग अलग थे, तो उनके वो चाहते थे कि उन एक एथनिसिटी के जो ऑफिशियल थे वो चाहते थे कि दूसरे एथनिसिटी के ऑफिशियल जो हैं वो उनका डोमिनेशन ना आ जाए इस सल्तनत में। तो इस तरह से हम देखेंगे दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे, एक तो राजपूत का अपनी पावर को वापस से रिगेन करना, और दूसरा है जो टर्किश नोबिलिटी थी उसको वापस से उसको यूनाइटेड रखना, एक यूनाइटेड फोर्स की तरह रखना, ना कि डिवाइडेड रखना, क्योंकि अगर वो डिवाइडेड रहेगी तो एम्परर भी वीक होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने जजिया को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। हम सब जानते हैं जब भी जजिया की बात आती है तो औरंगजेब हमारे दिमाग में आ रहा होता है, इस्लामिक इन्वेजन्स हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जजिया को कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में और किसने इंट्रोड्यूस किया फॉर्मली, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जजिया का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। जजिया बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था जिसमें इस्लामिक स्टेट क्या करता था, जो नॉन इस्लामिक लोग थे या नॉन इस्लामिक जगहें थी, उन जगहों पे एक टैक्स इम्पोज किया जाता था जो कि नॉन इस्लामिक लोगों को पे करना होता था या नॉन मुस्लिम लोगों को पे करना होता था इस्लामिक स्टेट को, और इसके बदले में इस्लामिक स्टेट उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और वो उनको एक इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी देता था कि वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं जैसे वो पहले रख रहे थे। क्योंकि इससे पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था जजिया से पहले जिम्मी का कॉन्सेप्ट, जिसमें वो क्या करते थे, या तो सीधा लोगों को मार दिया जाता था, उनका असैसिनेशन किया जाता था अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए। अगर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए हैं तो उन्हें मार दिया जाता था, और अगर हो गए हैं तो वो एक इस्लामिक स्टेट का पार्ट बन जाते थे। लेकिन जैसे जैसे शुरुआत में इस्लामिक स्टेट का एक्सपेंशन हुआ तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स लोग भी इस्लामिक स्टेट में आने लगे। तो ये पॉसिबल नहीं था इतने लार्ज स्केल पे मैसेकर करना, और बहुत सारी और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी जिसको ध्यान में रखते हुए जजिया को कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। और बाद में हम देखेंगे फ्यूचर में, मतलब आगे मुग़ल एम्पायर में अकबर ने जजिया को भी ख़त्म कर दिया। तो एक बहुत लंबी स्टोरी है जिसमें इस्लामिक एक एम्पायर जो कि शुरू होता है बड़ी रिजिडिटी के साथ, बड़ा बिगॉट्री के साथ, लेकिन धीरे धीरे करके ये लिबरल स्टेट बनने लगा। एनीवे विल डिस्कस दैट इन लेटर लेक्चर्स।
उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में उनकी डेथ हो जाती है, जब वो मेडिवल पोलो एक गेम है जिसे वो खेलते खेलते उनकी डेथ हो जाती है, ध्यान रखना है। उसके बाद है इल्तुतमिश, जो कि सक्सेसर थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और आप कह सकते हैं दामाद थे। काफ़ी सोर्सेज बताते हैं वो दामाद थे, काफ़ी सोर्सेज कुछ और बात करते हैं, लेकिन ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि वो सक्सेसर थे। सो शमसुद्दीन इल्तुतमिश स्लेव थे एक तरह से उनके, ऐबक के। और यहाँ पे गलती हो चुकी है, BUG लिखा है, यहाँ पे ऐबक आना चाहिए। एनीवे, सो इल्तुतमिश कौन थे? स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और एक तरह और इल्तुतमिश ने उनको सक्सीड किया एज अ रूलर दिल्ली के, और इन्होंने एक नई डायनेस्टी फाउंड की, शमसी डायनेस्टी, जो कि हम देख चुके हैं। और फिर हमें ध्यान रखना है कि ये रियल एस्टेब्लिशर माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि एस्टेब्लिशर तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक फॉर्मली एस्टेब्लिशर माने जाते हैं, जिन्होंने फॉर्मली दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, उसको शुरू किया। लेकिन अगर हम रियल सेंस में देखें, जो दिल्ली सल्तनत को एज अ स्टेट कॉन्सोलिडेट किया गया, उसे एज अ पॉलिटिकल, क्योंकि अगर हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर जो कैपिटल रही वो लाहौर थी, लेकिन जो कैपिटल दिल्ली थी वो शिफ्ट की गई इल्तुतमिश के टाइम पर। और बहुत सारी पॉलिटिकल हम देखेंगे यहाँ पे, इल्तुतमिश ने दिल्ली को पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल सेंटर बनाया टर्किश रूल का, और इसी तरह से दिल्ली सल्तनत को उसका नाम दिल्ली सल्तनत मिला, जो कि सेंटर थी दिल्ली में, उसका कोर एरिया दिल्ली था। इन्होंने अपने टाइम पर रणथंबोर और ग्वालियर जैसे फोर्ट्स को कॉन्कर किया, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे राजपूत के, और कई जगह पर रेड्स की, जैसे कि बुंदेलखंड और मालवा में। इन्होंने मालवा और सिंध को भी जीता, जो कि नॉर्थ में पंजाब में हम देखेंगे वहाँ पर सिचुएटेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने चंगेज़ खान से अपने ये नए न्यूली बॉर्न टर्किश स्टेट को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि अभी अभी ये जो टर्किश स्टेट बना है, दिल्ली सल्तनत बनी है, वो किसकी चपेट में आ सकती थी? चंगेज़ खान के इन्वेजन्स की चपेट में, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी समझदारी से उसको बचाया और प्रोटेक्ट किया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रज़िया। सो रज़िया, शी इज़ कंसिडर्ड अ वेरी रोमांटिक फिगर इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। इनके बारे में कहीं कहीं अलग अलग बातें कहते हैं लोग, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें कहते हैं, बट इनको एज अ रोमांटिक फिगर ना देख के एज अ हिस्टोरिकल फिगर हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हिस्ट्री में किसी कैरेक्टर से एक तरह से उसको उसको इमोशनली नहीं देखना हमें, और एज अ विलन या एज अ हीरो नहीं देखना है, क्योंकि हिस्ट्री में हर एक व्यक्ति का अपना एक रोल होता है, एंड वी कांट, हमारा जो वैल्यू जजमेंट है वो गलत होगा यहाँ पर देना। एनीवे, सो इनका जो रेन रहा या इनका जो रूल रहा वो 1236 से लेकर के 1240 तक रहा। बहुत छोटा सा समय था जिसमें ये रूल कर पाई, पर इनको इंडिया का फर्स्ट फीमेल रूलर आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे देखें, या क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा एक तरह से एम्पायर या स्टेट था जिसने रूल किया इंडिया पर, तो ये एक बड़ी फीमेल इम्पोर्टेंट फीमेल रूलर्स में आती हैं। और इन्होंने ये क्यों थ्रोन असेंड कर पाई, क्यों? क्योंकि अगर हम पेट्रियार्की के कॉन्सेप्ट को देखें, जहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, वहाँ पे एक फ़ीमेल का एज अ एम्परर, एज अ सुल्तान बनना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो क्या सिचुएशंस रही होंगी कि ये सुल्तान बनी? तो उस समय की सिचुएशंस ये थी, जो टर्किश नोबेलिटी थी उसमें फूड डल चुकी थी, वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, और साथ ही में एक और वजह थी कि जो रज़िया थे रज़िया थी, वो उनके खुद के जो मतलब रज़िया की जगह जो वीक सुल्तान थे, रुकुद्दीन हम देखेंगे, मतलब इसमें हमने बात नहीं की है, लेकिन रज़िया की जगह वो थे, और रज़िया ने उनको रिप्लेस किया क्योंकि वो वीक थे। तो आप कह सकते हैं दो वजह थी रज़िया के पावर में आने की, एक तो वीक रूलर्स का होना, इल्तुतमिश के बाद वीक रूलर्स आए, और दूसरा नोबेलिटी का कमज़ोर होना। यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है कि नोबेलिटी का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, क्योंकि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है इस समय। पावर मतलब अभी कोई ऐसा रूलर नहीं आया है जो पावर को अपने हाथ में ले सके, सारी पावर को अपने हाथ में एक्यूमुलेट कर सके और पावर को एक्सरसाइज कर पाए। इसलिए स्टेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, डिसेंट्रलाइज है, पावर ज़्यादातर नोबिलिटी के हाथ में है, ना कि रूलर के हाथ में है। ये हमें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो रूलर है उसका चयन जो किया जा रहा है, ये रूलर
बनने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? नोबिलिटी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर है। उसके पास इसलिए ज़्यादा पावर है क्योंकि रूलर वीक है। तो हम देखेंगे जब जब रूलर वीक होगा नोबिलिटी पावरफुल होगी, और जब नोबिलिटी वीक होगी तब तब रूलर पावरफुल होगा। ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही थी, और रज़िया के टाइम पर ये प्रोसेस डिसेंट्रलाइज थी, क्योंकि नोबिलिटीज़ के पास काफ़ी पावर थी उस समय, और वो चाहती थी कि एक वीक रूलर रुकुद्दीन ना आए। वो रज़िया को इसलिए उन्होंने फेवर किया और रज़िया को सपोर्ट किया। लेकिन रज़िया को बैलेंस करना पड़ रहा था, नोबिलिटी को डिवाइड रखना पड़ रहा था, क्योंकि अगर नोबिलिटी एक साथ आकर के रज़िया को हटाकर किसी और को सुल्तान बना देती तो वो रज़िया के लिए बुरी चीज़ हो सकती थी। इसलिए रज़िया ने कोशिश की जो नोबिलिटी थी उसमें फूट डली रहे और वो डिवाइडेड रहे, क्योंकि एक यूनाइटेड नोबिलिटी खतरा हो सकती थी खुद रूलर के लिए, एक सुल्तान के लिए खुद एक खतरा हो सकती थी, क्योंकि ये वो दौर था जब स्टेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, अभी न्यूली बॉर्न टर्किश स्टेट है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद एक और चीज़ जो कि अभी हमने समझा कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में किस तरह से एक फीमेल रूलर का आना बहुत बड़ी बात है। और ये कुछ क्योंकि उस समय सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट उस तरह का था जिसने फेवर किया रज़िया के आने को। रज़िया बन पाई एक एज अ सुल्तान। वो गई जामा मस्जिद, उन्होंने प्रोक्लेम किया खुद को सुल्तान बनाने के लिए, और दिल्ली की आवाम से जामा मस्जिद में जाकर के दिल्ली की आवाम से दरख्वास्त की कि वो उनको एक्सेप्ट करें एज अ रूलर, और वो सुल्तान बनी। मिनाज सिराज जो कि उस समय के बड़े इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, ये वो कहते हैं रज़िया के बारे में कि रज़िया के शासन के दरमियान हम देखेंगे जो किंगडम था, जो सल्तनत थी, वो पैसिफाइड हुई और पावर जो है स्टेट के पास आई। यानी कि बड़ी शांति का माहौल रहा और साथ ही में स्टेट बहुत पावरफुल बना। तो ये एक व्यक्ति, एक हिस्टोरियन बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन रज़िया के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि फीमेल रूलर वीक नहीं थी, वो एक पावरफुल थी। उनको मालूम था पावर को किस तरह से एक्सरसाइज करना है। शी न्यू इट वेरी वेल, एंड उन्होंने स्टेट को अच्छी तरह से गवर्न किया एंड पावर को एक्यूमुलेट किया अपने हाथों में। लेकिन वो ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं कर पाए, क्योंकि अपोजिशन जो है वो उनको फेस करना पड़ा नोबिलिटी से। वो ज़्यादा समय तक नोबिलिटी को डिवाइड नहीं रख पाई, और अंततः आकर के कुछ वाद विवाद हुए जिस वजह से नोबिलिटी ने उनका असैसिनेशन किया। और इसमें एक वजह मानी जाती है कि रज़िया ने एक हब्सी, एक एथनिसिटी से बिलोंग करने वाले मलिक याकूत को सुप्रिटेंडेंट बना दिया, अस्तबल का, घोड़ों के अस्तबल का सुप्रिटेंडेंट बना दिया, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। तो इससे दिक्कत होने लगी बाकी नोबिलिटी को, क्योंकि नोबिलिटी चाहती थी कि टर्किश डोमिनेशन बना रहे नोबिलिटी में, और कोई और एथनिसिटी का, जैसा हमने देखा मलिक याकूत जो कि हब्सी एथनिसिटी के थे, वो ना उनके स्पेस को कैप्चर कर लें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, जो कि हमने बात की किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बलबन। सो बलबन का जो रूल था वो 1266 से 1287 तक रहा। अच्छा, इस बीच बीच में आप टाइम पीरियड्स में गैप्स देखेंगे, वो इस वजह से क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ वीक रूलर्स रहे। जैसे हमने बात की रज़िया से पहले रुकुद्दीन रहे, फिर बाकी नसरुद्दीन, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स आ रहे हैं। उनके बारे में हमने बात नहीं की है, उनके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी हम बलबन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट रूलर रहे, और उन्होंने बलबनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, जो कि हम देख चुके हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड में। नाउ अब बलबन बेसिकली उन्होंने थ्रोन को असेंड किया दिल्ली में 1266 में। और इनका रूल जो था, जो हमने बात की, इनके रूल के आते ही, यानी कि बलबन के आते ही एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ देखने को हमें मिलता है। बलबन ने क्या किया, स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज था, पावर बहुत बिखरी हुई थी, उसको एक्यूमुलेट किया और उसको सेंट्रलाइज किया, क्योंकि उनको लगता था यही एक तरीका है स्टेट को बचाए रखने का और अपनी पावर को बनाए रखने का। फियर का इस्तेमाल किया गया, एग्रेशन का इस्तेमाल किया गया, पावर को हाईजैक करने के लिए डेस्पोटिज्म का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए उन्होंने ईरानियन थ्योरी का इस्तेमाल किया, किनशिप की। इस किनशिप की ईरानियन थ्योरी के हिसाब से सुल्तान को डिवाइन या सेमी डिवाइन कंसिडर किया जाएगा, मतलब उनको उनको अल्लाह, मतलब उनको खुदा माना जाएगा।
और उन्होंने बोला कि वो शैडो हैं गॉड की, या आप कह सकते हैं अल्लाह ताला की, खुदा की परछाई है। जिस तरह से उनको लेजिटिमेसी मिली लोगों में, और जो उलमास हुआ करते थे, उलमास बेसिकली किनको कहा जाता है, जो कि रूलर को सलाह मशवरा देते हैं, जो रिलीजियस एक्सपर्ट्स होते हैं वो सलाह मशवरा देते हैं रूलर को अबाउट द पॉलिसीज़ कि किस तरह से पॉलिसीज़ फ्रेम करनी है। क्योंकि आज जैसे हमारे पास हम देखेंगे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, एक थिंक टैंक होता है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए। मेडिवल टाइम में ऐसा नहीं था। मेडिवल टाइम में उलमास यानी कि रिलीजियस एक्सपर्ट जो होते थे वो अपनी रिलीजियस एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके रूलर को गाइड करते थे कि उनको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जैसे कि जजिया एक उसी में एक पॉलिसीज थी। एनीवे, सो इन्होंने खुद के रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए और खुद को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इस थियरी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें वो खुद को खुदा की परछाई मानते थे। और उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की जिसे सिजदा और पेबोस बोलते हैं, जिसमें लोगों को उनके आगे झुकना होता था, और वो खुद को एक सॉवरेन कंसिडर करते थे। सॉवरेन मतलब वही एकमात्र बादशाह हैं। और यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट और हमें समझना है कि जब वो खुद को एकमात्र बादशाह मान रहे हैं, तो क्या वो इससे चैलेंज कर रहे हैं खलीफा को, जो कि सबसे सुप्रीम हेड है, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल हेड है पूरे इस्लामिक एम्पायर का। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बलबन रिफॉर्म। बलबन ने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी रिफॉर्म किए। उन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट काम किया कि बरीज को अपॉइंट किया, जो कि स्पाइस हुआ करते थे, जासूस, जो अलग अलग शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में और इकतास में जा कर के ऑफिशियल्स पे नज़र रखते थे और देखते थे कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, या कोई करप्शन तो नहीं, करप्टेड तो नहीं है कोई, ये सारी बातें। वो बहुत सारी चीज़ें थी एक तरह से। जो प्राइवेसी थी ऑफिशियल्स की, उसको ब्रीच किया इन्होंने, क्योंकि इनको अपनी पावर को सेंट्रलाइज करना था, स्टेट को मजबूत करना था। और स्टेट हमेशा तब मजबूत होगा जब सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो स्ट्रिंक होंगे। तो ये चीज़ें उन्होंने ऑफिशियल्स के साथ की। एनीवे, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हिस्ट्री बाय निखिल।